चलिए आज अनकहे किस्से की एक बहुत ही डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी आहट मतलब एक हल्की सी आवाज पूरे के पूरे भैरवपुर गांव के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गई। और कहानी लिखने वाले ने डर का ये जाल परत दर परत बुना कैसे। बस ये एक लाइन और यहीं से शुरू होता है सारा खेल। भैरवपुर गांव की एक पुरानी हवेली और उससे जुड़ी ये फुसफुसाहटें। आहट सुनने में कितना आम सा शब्द है ना। लेकिन इस कहानी में ये सिर्फ एक आवाज नहीं है। नहीं, ये उस अनजाने खौफ का पहला इशारा है। एक ऐसा डर जो धीरे धीरे पूरे गांव को निगलने वाला है। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें ले जाता है सीधे भैरवपुर गांव। सोचिए, एक शांत थोड़ी वीरान सी जगह जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। और इस पूरे डर के सेंटर में है वो पुरानी खंडहर हवेली जिसके पास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। और ऐसी ही जगह पे एंट्री होती है रीना की, जो इन सब बातों पर, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती। वो गांव वालों की चेतावनियों का मजाक उड़ाती है और दोस्तों से लगी एक शर्त जीतने के लिए अकेले उस हवेली में घुस जाती है। और बस यही वो पल है जब वो अनजाने में डर के उस चक्र को चालू कर देती है। तो ये आहट असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कदमों की आवाज है या किसी के फुसफुसाने की? नहीं, कहानी में ये एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास है। ये डर का एक सिग्नेचर बन जाती है, वो धागा जो आगे होने वाली हर खौफनाक घटना को एक दूसरे से जोड़ता है। और हवेली के अंदर जो होता है वो एक क्लासिक हॉरर मूव है। देखिए, डर तब ज्यादा लगता है जब आपको कुछ दिखाया ना जाए, सिर्फ महसूस कराया जाए। रीना का सामना किसी भूत से नहीं होता, बल्कि टॉर्च की रोशनी में दीवार पर अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई को हिलते देखना, ये कहीं ज्यादा डरावना है। रीना वहां से भाग तो जाती है, लेकिन वो आहट, वो अनदेखा साया अब उसके साथ हो लेता है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब डर सिर्फ रीना तक सीमित नहीं रहता, वो एक इन्फेक्शन की तरह पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाता है। और कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि ये आहट हर किसी के लिए एक बिल्कुल अलग, एक नया खौफनाक रूप लेकर आती है। पहला शिकार बनता है गांव का नाई रघु। उसके लिए आहट एक सफेद साये का रूप लेती है, जिसकी आंखें हरी हैं, और वो उससे सीधे सीधे बात करती है, कहती है, तेरा समय आ गया है। अब सोचिए, डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो एक जानलेवा धमकी बन चुका है। इसके बाद नंबर आता है अनिरुद्ध का, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। उसके लिए आहट का अनुभव और भी ज्यादा पर्सनल और दिमागी है। एक सुनसान सड़क पर अचानक कोई उसके कान में फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा। यहां कहानी ये साफ कर देती है कि डर के लिए आपका उस पर यकीन करना जरूरी नहीं है, उसका होना ही काफी है। फिर ये डर सविता के अनुभव के साथ और फैलता है। पूजा का दिया अचानक बुझ जाता है और आंगन में एक काली साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। ये कहानी में एक पारंपरिक भूतिया एलिमेंट को जोड़ता है और ये दिखाता है कि आहट किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे वो मन का वहम हो या फिर आंखों के सामने खड़ा एक साया। रीना की परछाई, रघु का सफेद साया, अनिरुद्ध के कान में फुसफुसाहट, और तो और बस ड्राइवर अमर को खाली बस में दिखी एक सवारी। हर किसी का अनुभव अलग, लेकिन इन सब का सोर्स एक ही था, वो आहट। और इस तरह ये दहशत एक पर्सनल डर से बढ़कर एक सामूहिक खौफ बन जाती है, जहां गांव में कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। तो अब तक तो सब डरकर भाग रहे थे, है ना? लेकिन अब कहानी का गेयर बदलता है। भागने की बजाय कहानी के किरदार अब उस डर की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं। कहानी अब हॉरर से निकलकर एक मिस्ट्री जोन में चली जाती है। और इस पूरी खोज के सेंटर में बस एक ही सवाल है कि ये आहट आखिर है क्या? कोई आत्मा है या सबका वहम या कुछ और? और यही सवाल उन्हें खींचकर वापस उसी मनहूस हवेली की दहलीज पर ले आता है, जहां से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। उनका प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है। पहला, रात के अंधेरे में हवेली में घुसना। दूसरा, उस छिपे हुए तहखाने को ढूंढना जिसके बारे में गांव में बातें होती हैं। और तीसरा, आहट के पीछे जो भी सच्चाई है उसका आमने सामने से मुकाबला करना। और इस मिशन के लिए एक बड़ी दिलचस्प टीम तैयार होती है। एक तरफ है रीना, यानी पहली विक्टिम। दूसरी तरफ है अनिरुद्ध, जो पहले इन सब पर शक करता था लेकिन अब मानने पर मजबूर है। और तीसरा है डीसीपी अरविंद, एक पुलिस वाला जो सिर्फ तर्क और सबूतों की भाषा समझता है। अनुभव,
शक और तर्क, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन इस खोज को और भी रोमांचक बना देता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। टीम हवेली के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में उतरती है, यानी उसके तहखाने में, वो जगह जहां भैरवपुर का सबसे खौफनाक राज दफन है। तहखाने की ठंडी, नम दीवारों पर उन्हें खून से लिखा एक मैसेज मिलता है। और ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक ऐलान है। मेरा श्राप आहट है, जो कोई इसे सुनेगा उसका अंत आएगा। मतलब डर अब कोई अनजाना एहसास नहीं, बल्कि एक सीधा साधा श्राप है। और तभी अंधेरे से एक धुंधला साया उभरता है और एक आवाज गूंजती है। पहली बार उस आहट को एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है। वो खुद को हवेली की मालकिन ललिता बताती है। और फिर वो राज खुलता है जो 100 साल से उस हवेली की दीवारों में कैद था। ललिता को दौलत के लालच में उसके ही पति ने उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं है, बदला चाहती है, और उसकी वही चीखें आहट बनकर आज भी उस जगह पर गूंज रही हैं। लेकिन यह कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। उन्हें लगता है कि सच जानकर सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ललिता की आत्मा उन्हें बताती है कि उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा। ये एक क्लासिक हॉरर ट्विस्ट है, जहां सच जानना आपको आजाद नहीं करता, बल्कि आपको उस श्राप का अगला शिकार बना देता है। अब वो भी इस कहानी का, इस आहट का हिस्सा है। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां हम इस खौफनाक सच्चाई का नतीजा देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे श्राप को तोड़ा जा सकता है, या कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाते हैं। एक आखिरी बेताब कोशिश में टीम पूरी हवेली को आग के हवाले कर देती है। उन्हें लगता है कि अगर हवेली ही नहीं रहेगी तो शायद ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी और यह श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता भी है जैसे उन्होंने डर पर जीत पा ली है, पर उनकी सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने सोचा हवेली खत्म तो श्राप भी खत्म, लेकिन हकीकत ये थी कि आहट उस हवेली की दीवारों में नहीं, बल्कि उसकी कहानी में कैद थी। वो तो एक गूंज थी, और गूंज को आग से कैसे जलाया जा सकता है। और कहानी का अंत ठीक वहीं होता है जहां से डर ने पहली बार दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुछ दिनों बाद अपने ही कमरे में रीना को फिर से वही धीमी कदमों की आहट सुनाई देती है। हवेली जल चुकी, राज खुल चुका, लेकिन आहट वापस आ गई है। ये इस बात का सबूत है कि श्राप कभी खत्म हुआ ही नहीं था। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। क्या कुछ कहानियां सुनने के बाद, कुछ डर महसूस करने के बाद वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाते? शायद कुछ आहटें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती,